बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ सीरीज़ पैरेलल आरएलसी सर्किट्स। तो इसको हम तीन पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले हम सीरीज़ पैरेलल आरएल नेटवर्क्स को मॉनिटर करेंगे हर लिहाज से, उसके बाद आरसी नेटवर्क्स को, उसके बाद आरएलसी नेटवर्क्स को, और हम देखेंगे कि उसकी कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करनी है और जो मल्टी सिम है उस पर उनकी वैल्यूज़ कैसे नोट करेंगे। तो पहले एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं इसका कि अगर एक सीरीज़ पैरेलल टाइप का नेटवर्क हो तो उसकी कैलकुलेशंस, मतलब उसकी इम्पीडेंस, उसका वोल्टेज और करंट कैसे मेजर करना है। तो ये हमारे पास एक जनरल सा सर्किट है, इसमें मेंशन नहीं है कि इंडक्टर यूज़ हो रहा है, कैपेसिटर हो रहा है या रेजिस्टर हो रहा है। जिसमें सिंपल यहाँ पे तीन ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, अपना तीनों इम्पीडेंसेस Z1, Z2, Z3 से इसको शो किया गया है। एक यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये नज़र आ रहा है सर्किट। अब इसको अगर हमने एनालाइज़ करना हो तो हमने कुछ थ्योरम्स पहले पढ़े हुए हैं, नोडल एनालिसिस पढ़ा हुआ है, मैश एनालिसिस पढ़ा हुआ है। उनके थ्रू हम क्या करते हैं कि इसकी सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाती थी डीसी नेटवर्क्स के लिए। एसी नेटवर्क्स में भी हम उनको ही अप्लाई करेंगे, जो हमारे थ्योरम्स हैं उनकी बेसिक मेथ सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक फ़र्क होगा। यहाँ पे फेज़ एंगल्स इन्वॉल्व होंगे, उनको जो है कैलकुलेशन में साथ हमें शामिल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये कैसे करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तीन ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। अगर हमने इनको मर्ज करना हो, हमने पूरे सर्किट की टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो दो हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ये वाले दो, इनको ये जो दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, इन दो को पैरेलल में सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास फार्मूला होता है सिंपल सा, आपको पता होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। इन दो की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगी तो उसको Z1 में ऐड कर देंगे। तो सिंपली क्या होगा, हमारे पास टोटल इम्पीडेंस आ जाएगी। ये जी टोटल इम्पीडेंस क्या होगी हमारे पास, लेट से उसे हम ZT का नाम देते हैं, टोटल इम्पीडेंस। ये हमने निकाल ली, जो कि इन दो टर्मिनल्स के दरमियान की रेजिस्टेंस है। अब टोटल जो वोल्टेज है वो भी हमारे पास मौजूद है। अगर हम यहाँ से जो करंट जा रहा है, यहाँ से जो करंट यूँ फ्लो करेगा, जो कि टोटल करंट होगा, वो अगर अब हम निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस टोटल वोल्टेज से टोटल इम्पीडेंस को डिवाइड कर देंगे। टोटल वोल्टेज से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, टोटल करंट आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इनके एंगल्स होंगे, इम्पीडेंस का कोई एंगल होगा, वोल्टेज का कोई एंगल होगा, तो कैलकुलेशन में साथ शामिल होके तो यहाँ पे IS जो है इस फॉर्म में आ जाएगा कि IS का एक कोई मैग्नीट्यूड होगा, हमारे पास जो फाइनल आंसर निकलेगा IS का मैग्नीट्यूड, और साथ IS का जो है कोई एंगल आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है IS की वैल्यू आएगी फाइनल। तो आप करंट निकाल लोगे इस तरह। अब टोटल करंट आ गया। टोटल करंट का क्या मतलब हुआ कि ये जो यहाँ से फ्लो करके जा रहा है इस इम्पीडेंस से, अब अगर इस करंट को इस इम्पीडेंस से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो सिंपल इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी मैं निकाल सकता हूँ Z1 का। अब ये जो करंट है IS, ये जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा दो और फर्दर करंट्स में। तो हम सिंपल
CDR अप्लाई करके इन दोनों का जो करंट है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। उसमें भी ज़ाहिर सी बात है ये एंगल्स इन्वॉल्व होंगे, सारी फेज़र कैलकुलेशंस करनी है हमें, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है इसका। थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें एक सिंपल सी एक ब्रांच है, उसमें एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दोनों पैरेलल में। अगर अब इसकी A और B जो 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान में हमने इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल पैरेलल वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कैपेसिटेंस को यूज़ करके XC की वैल्यू निकाल लेंगे और इन दोनों से हम इसकी इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास ये सामने नज़र भी आ रहा है आपको, Z निकाला है इसने। फर्दर आगे चलते हैं। ये देखें कि यहाँ पे जो XC होता है उसमें एंगल -90 यहाँ पे शो हो रहा है। कैपेसिटर के केस में -90 एंगल होता है। अगर यहाँ पे XL होता, इंडक्टर लगा हुआ होता, तो यहाँ पे +90 एंगल होता। ये कैलकुलेशन में कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी मिस्टेक है। अब जो कैलकुलेशंस आगे शो हो रही हैं वो इस नेटवर्क की हो रही हैं, ये जो हमने नेटवर्क पहले देखा है। जैसे हमने पहले बात की थी कि टोटल इम्पीडेंस निकालनी है ZT, किस तरह से निकलेगी, Z2 और 3 का पैरेलल कम्बिनेशन निकाल के उसे Z1 में ऐड कर दिया। एग्जैक्टली सेम इसने किया। IS जो है इसने E/ZT करके निकाल लिया, वही सारा कुछ किया। इसी तरह से I2, बाकी एंगल्स भी, अपना करंट्स भी निकल आएंगे सारे और वोल्टेजेस भी निकल आएंगे। अब हमारे पास इस लैब में 3 टास्क हैं। एक में हम RL नेटवर्क को यूज़ करके जो है अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, और RL नेटवर्क में ये हमारे पास इधर भी है, ये एक सीरीज़ पैरेलल RL नेटवर्क है। तो ये हम बना के डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ पे इसकी ओवरऑल इम्पीडेंस भी सर्किट की मेजर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ पे हम इसको इसका वोल्टेज, करंट और फेज़ एंगल्स वगैरह जो हैं उसमें डील कर रहे होंगे। इसके अलावा जो फिर हमारे पास एक जो सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम यहाँ पे RC सीरीज़ पैरेलल नेटवर्क को लेके सेम काम सारा कर रहे होंगे। उसके बाद RLC नेटवर्क लेंगे और उस पर भी यही काम करेंगे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है कि आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म कैसे करनी है, और अगर एंगल्स इन्वॉल्व हों कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर आपको ये पता है तो आपके लिए ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। बस ज़रा एहतियात करनी है कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हुए। जैसे अब यहाँ पे सपोज़ अगर यहाँ पे कैलकुलेशन कोई बंदा कर रहा है तो उसने क्या करना होगा, अब जब इन दोनों को ऐड करना है तो ये दोनों फेज़र क्वांटिटीज़ होंगी, तो ये डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं हो जाएंगी। इनको पहले X और Y कंपोनेंट्स निकाल के इनके X कंपोनेंट को X में ऐड करना है, Y को Y में, और उसके बाद दोबारा से उसे एंगुलर फॉर्म में लिख देना है, एंगल निकाल के और मैग्नीट्यूड निकाल के, और इसी तरह से सारी परफॉर्म करनी है कैलकुलेशंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा कि एंगल और जो वो है आपका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। और सपोज़ 2 क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, एक हमारे पास वेक्टर A है और एक वेक्टर B है। तो वेक्टर A जो होगा वो इस तरह होगा हमारे पास, जिसका कोई एंगल होगा। अब ये जो वेक्टर A है, इसी तरह से वेक्टर B होगा हमारे पास।
सा भी कोई एंगल होगा। इन दो को हमने सपोज ऐड करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली पहले इनको कन्वर्ट करेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जब ए को करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस साथ ही में इसके आ जाएगा। इसी तरह से बी जो होगा उसमें भी ऐसे ही होगा, बी एक्स प्लस बी वाई। जब दोनों को ऐड करना है तो ए एक्स और बी एक्स को ऐड कर देना है, और ये इन दोनों को आपने ऐड कर देना ए वाई और बी वाई को, और साथ इसके जे आ जाएगा। जब हम ऐड कर चुके होंगे, सपोज हम इन ए एक्स और बी एक्स को ऐड किया तो आंसर सी आ गया। तो फाइनल जो है हमारे पास आ गया सी एक्स प्लस जे सी। अब मैं इसको एंगुलर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो कैसे लिखूँगा, इसकी मुझे दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक अपना मैग्नीट्यूड और दूसरा एंगल। अब इन दो को यूज़ करके मैंने ये दोनों चीज़ें निकालनी है, तो कैसे निकालूँगा, सिंपली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इन दोनों के स्क्वायर्स लेके सी एक्स स्क्वायर प्लस ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। और एंगल निकालने के लिए क्या करूँगा, तरह से जो है एंगल निकल आए। ये कैलकुलेशंस सिंपल कैलकुलेशंस हैं, अगर आपको इनकी समझ आ गई है तो आगे सिंपली आप काम कर सकते हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए ये अब हमने देखा है कि हमने जो डील करना है, हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं, करंट, वोल्टेज, इम्पीडेंस, यही तीन चीज़ें हैं, इन्हीं में हमने डील करना है और कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो चल देखते हैं फिर कि अगर हमने इसको परफॉर्म करना हो हार्डवेयर पे या सिमुलिंक या मल्टी सिम में तो किस तरह से होगा। ये हमारे पास मल्टी सिम की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। इस सॉफ्टवेयर पे आपने इसे परफॉर्म करना है और इसमें एक सिंपल सा सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं जो कि हमारे मैनुअल में हमसे कहा गया डिज़ाइन करने के लिए। और सपोज मैं ये सर्किट लेता हूँ, इसे डिज़ाइन करता हूँ। इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, रजिस्टर चाहिए, दो रजिस्टर्स चाहिए, एक इंडक्टर चाहिए, ये कंपोनेंट्स जो हैं ये हमें इसमें चाहिए। अब दो हमने काम करने हैं इसमें, एक तो इसकी इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है
और उसके बाद सर्किट कंप्लीट करके इसको सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करके तो पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो हम परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इम्पीडेंस कैलकुलेट करके देखते हैं। अब इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको जो ब्लॉक चाहिए इसमें ऑन करेंगे, जहाँ पे आपके पास इम्पीडेंस मीटर अवेलेबल है। आपको किन दो पॉइंट्स के दरमियान में इम्पीडेंस चाहिए, उन्हीं दोनों के दरमियान में इसको अटैच कर देंगे। लेकिन इनकी वैल्यूज़ पहले देख लें, हम इनको सेट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। ये इम्पीडेंस मीटर है, यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी अपनी सेट करनी है। 10 किलोहर्ट्ज़ रखना चाह रहे हैं हम, तो ताकि हम सेट कर लेंगे। अब ये स्टार्ट और स्टॉप का फंक्शन मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी फ़िलहाल इसको 10,000 ही रख लेते हैं दोनों जगह पर। इसको रन कर दें। ये आपको टोटल इम्पीडेंस जो है Z, ये कैलकुलेट करके दे रहा है। ये टोटल इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड है और ये उसका X कंपोनेंट है, ये उसका Y कंपोनेंट है। अब अगर हमने एंगल फाइंड आउट करना है Z का, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स X/R कर देंगे, तो एंगल भी निकल आएगा, साथ इसके एंगल भी हम लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, tan इनवर्स X/R करके साथ इसके एंगल लिख देंगे। अच्छा, अभी जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ इसका एंगल, वो आप कैलकुलेट करेंगे इन दो को यूज़ करके। अच्छा, और अगर इन दोनों के स्केयर्स लेके उसका स्केयर रूट ले लें, तो आपके पास यही सारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो कि हमने पहले बात की थी। ये तो हो गया सिंपल सा काम हमारा कि हमने इम्पीडेंस मैयर कैसे करनी है। कैलकुलेशन तो आपको पहले बता दिया कैसे करनी है, मैयर आपने इस तरह से कर लेनी है जो भी आपकी इम्पीडेंस है। अब अगर हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे इम्पीडेंस चाहिए, सपोज़ हमें पहले 1000 पे चाहिए, फिर हमें उसे ऐड कर करके हमें 2000 पे या इंक्रीमेंट कर करके हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसे बताते हैं कि स्टार्ट करना है 10 किलोहर्ट्ज़ से और एंड करना है 20 किलोहर्ट्ज़ से। और यहाँ पे हम इसे कहते हैं 10 हमें 5 पे वैल्यू चाहिए। इसमें इक्वल इंक्रीमेंट लगा के 10,000 में इंक्रीमेंट लगाया, फिर फर्दर बराबर इंक्रीमेंट लगाएगा। आप इधर इसे गौर करें तो बराबर इंक्रीमेंट लगा हुआ है। उसके बाद ये 20 किलोहर्ट्ज़ तक आपको वैल्यूज़ दे रहा है, तो हर फ्रीक्वेंसी पे आपको इम्पीडेंस इसमें कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, तो ये आपके जो आपने परफॉर्म करना है उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल टूल है ये वाला। एक तो हो गया ये हमारा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इम्पीडेंस को हमने कैलकुलेट कर ली हर फ्रीक्वेंसी पे। अब हम देखते हैं कि हमने वोल्टेज और करंट जो है उसकी वैल्यूज़ किस तरह से लेनी है। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। फंक्शन जनरेटर हम ऐड करेंगे एज ए सोर्स, और ऑसिलोस्कोप हमें चाहिए होगी।
यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ सेलेक्ट करते हैं। इसका एम्पलीट्यूड जो है वो पीक वैल्यू होती है, यहाँ लिखा भी हुआ आपका ये VP है वो आप सेलेक्ट कर रहे हो। अगर VP आपने 10 वोल्ट सेलेक्ट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि V पीक टू पीक जो होगी वो होगी हमारी 20 वोल्ट, मतलब पीक टू पीक जो है वो पीक का डबल होती है। ठीक है, तो अब 10 सेलेक्ट कर रहे हैं तो V पीक टू पीक 20 होगी ऑटोमेटिकली, आपको पता होना चाहिए ये। तो ये हम 10 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, ऑसिलोस्कोप है। तो ऑसिलोस्कोप पे हम देखना क्या क्या चाह रहे हैं, और सपोज़ हम इसका वोल्टेज एक तो देखना चाह रहे हैं, और दूसरा हम क्या चाह रहे हैं कि हमें इस ब्रांच का वोल्टेज पता चल जाए। अब अगर आप गौर से देखें तो ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान में ये दो चीज़ें पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम जाएगा, तो इसका जो वोल्टेज है अगर मैं उसे इसमें ऐड करूं, ये दोनों चीज़ें क्या आ गई, सीरीज़ में आ गए। इन दोनों का वोल्टेज अगर मैं ऐड करूं तो उसे टोटल वोल्टेज जो है, जो कि सोर्स वोल्टेज है, उसके बराबर आना चाहिए। भी हम ये देखेंगे भी सही कि उसके बराबर आता है या नहीं आता। तो उसको डायरेक्ट सम नहीं करना आपने, उसका फेज़र सम जो है वो होगा टोटल वोल्टेज के बराबर। जो रेफरेंस वोल्टेज होता है वो 0 एंगल पे लिया जाता है आमतौर पे। खैर इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस पे जो डिवीज़न है वो है, इसको हम चेंज करते हैं ज़रा, इतनी ठीक है। ये दो हमारे पास वेव फॉर्म्स आ रही हैं। चैनल ए हमने अपना कनेक्ट किया था इस रजिस्टर के क्रॉस, चैनल बी हमने ये जो पैरेलल ब्रांचेस थी इनके क्रॉस कनेक्ट किया था। देख लेते हैं चैनल ए की आउटपुट कौन सी है। जो रेड कलर में शो हो रही है ये चैनल ए की आउटपुट है, ये जो ऑरेंज कलर में शो हो रही है ये चैनल बी की आउटपुट है। तो अब देखते हैं कि उनकी क्या वैल्यूज आ रही हैं। सपोज़ हम जो रेड कलर की हमारी वेवफॉर्म आ रही है, इस स्केल को ऐसे सेट करें कि जो रेड कलर की वेवफॉर्म है उसकी पीक को टच करता हो। देखें ये इस पॉइंट पे रेड कलर की वेवफॉर्म की पीक को टच कर रहा है। ये स्केल का नाम क्या है, T2, यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो T2 के सामने हम देखते हैं कि T2 के सामने देखते हैं कि जो चैनल A है उसकी क्या वैल्यू आ रही है। T2 के सामने चैनल A की 5.336 तकरीबन ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये नोट कर लेते हैं अपने पास। तो इस स्केल को इस तरह सेट करें कि जो ऑरेंज वेवफॉर्म है उसकी पीक को टच कर रहा है, तकरीबन ये इसकी पीक पे टच कर रहा है। तो ये जो स्केल नंबर 1 है T1, उसके सामने हम चैनल बी को देखेंगे। T1 के सामने चैनल बी को, ये देखें चैनल 2 को के सामने हमने टच करवाया था, सॉरी T2 के सामने हमने इसे देखा, T1 के सामने हमने इस वैल्यू को देखा।
ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये पीक वैल्यूज़ हैं हमारे पास V1 और V2 की। तो अगर इनका हम फेज़र सम करें, इन दोनों का स्क्वायर लें और उसको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, वो हमारे पास इसमें जो पीक वैल्यू आ रही है, ये पीक वैल्यू इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि हमने पीक वैल्यू ये 10 अप्लाई की थी, तो तकरीबन 10 आना चाहिए। ये आप लोग करके देखेंगे तो ये होपफुली यही आ रहा होगा। ठीक है, तकरीबन का लफ्ज़ अब मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम हो सकता है हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो एग्जैक्ट पीक वैल्यू के ऊपर इस स्केल को सेट करने में। अच्छा, नहीं है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कि इनकी जो पीक वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। अब क्या करना है, अब हम अगर दो वेव फॉर्म्स हैं उनके दरमियान में जो फेज़ डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे। फेज़ डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों के दरमियान के टाइम को मेजर करना होगा। अब ये देखना है कि एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ दोनों वेव फॉर्म्स टच कर रही हैं, तो देखें रेड वेव फॉर्म जहाँ टच कर रही है वहाँ पे मैंने स्केल 2 को सिलेक्ट कर लिया इस जगह पे, और ये इस स्केल 1 को मैंने जहाँ ऑरेंज वेव फॉर्म टच कर रही है। तो जो T2 माइनस T1 आएगा वो ये वाला जो टाइम है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है, ये T2 माइनस T1 ये हमारे पास आ रहा है। इस टाइम को यूज़ करके आप उनके दरमियान का एंगल मेजर कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि टोटल वन साइकिल जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। ये तो हमें पता है ना कि एक साइकिल जो है 360 डिग्रीज़ में कंप्लीट होता है। एक साइकिल कितना 360 डिग्री में कंप्लीट होता है। सपोज रेड साइकिल, ये रेड यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव फॉर्म 360 में कंप्लीट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को पहले यहाँ रख लेते हैं, एक को इस पॉइंट पे, तो ये एक वेव फॉर्म का टाइम आ गया हमारे पास तकरीबन 100 माइक्रोसेकंड। 100 माइक्रोसेकंड किसके बराबर हो गया, अगर 100 माइक्रोसेकंड के टाइम में 360 डिग्रीज कंप्लीट हो रहे हैं, तो अब इनके जो दरमियान का टाइम था, फॉर सपोज तो यहाँ रखें, तो जगह पे इनके जो दरमियान का टाइम है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है
17 माइक्रोसेकंड। तो अब हमने फाइंड करना है कि अगर आप टाइम 17 माइक्रोसेकंड हो गया तो उसका जो एंगल है वो क्या होगा, ये अब आपने फाइंड करना है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 360 से। लिखा ज़रा अच्छा नहीं जा रहा, कि माउस को यूज़ करके लिखते हैं वो काम चलाएं। तो आपके पास थीटा निकल आएगा जो भी वैल्यू होगी। तो कोई से दो, अगर आपके पास कोई सी दो वेवफॉर्म्स हैं तो उनके दरमियान का फेज़ डिफरेंस आप या थीटा की वैल्यू आप इस तरह से निकाल लोगे मेजर करते हुए। ये आपके पास एंगल आ जाएगा V1 और V2 के दरमियान में। तो इसको यूज़ करके फिर आप जब आपने फेज़र डायग्राम ड्रॉ करनी होगी तो वहाँ ये एंगल आप यूज़ करोगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, इम्पीडेंस कैसे मेजर करनी है और कैलकुलेट करनी है वो देख लिया, मैग्नीट्यूड, फेज़ डिफरेंस, वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट और मेजर करनी है वो भी हमने देख लिया। तो जो आपके टास्क हैं बेसिकली उसमें यही चीज़ें आपने कवर करनी है। उनमें डिफरेंट छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वो आपने सिंपली उनके आंसर करना है। और बाकी जो दो टास्क हैं इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें यहाँ पे क्या होगा, जो दूसरा टास्क है RC नेटवर्क है, उसमें इधर इंडक्टर की जगह एक कैपेसिटर आप लोग प्लेस कर दोगे, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम होंगी। उसके बाद आप RLC नेटवर्क बनाओगे, वो भी ऐसे सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसमें भी आपने इम्पीडेंस की फॉर्म में बात करनी है, Z की फॉर्म में बात करनी है। बेशक रजिस्टर आ जाए, इंडक्टर आ जाए, कैपेसिटर आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, आपने क्या करना है Z जो इम्पीडेंस है उसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल ये फाइंड कर देंगे। जब ये आ जाएगा आपके पास तो वोल्टेज से इसे डिवाइड कर देंगे हम। वोल्टेज से इसे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो आपका सिंपल काम हो जाएगा, इसमें कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है। फर्दर अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए इसमें तो उसे फिर जो इंस्ट्रक्शन सेशन है उसमें हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।